छात्रों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ और ये टॉपिक है इंग्लिश का। प्रायः इंग्लिश में आपको ये कन्फ्यूजन होता है कि मैं कैसे पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। इस समस्या के निदान के लिए मैंने एक सिलेबस तैयार किया है। इस सिलेबस को मैंने 3 खंडों में बांटा है। ग्रामर का अलग, ट्रांसलेशन का अलग और कन्वर्सेशन का अलग। अगर इन 3 सिलेबस को आप जान पाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं किसी तरह की अंग्रेजी के मामले में कोई परेशानी नहीं होगी और अंग्रेजी के कठिन से कठिन सब्जेक्ट मैटर को आप बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। तो आइए चलते हैं इंग्लिश सिलेबस पर। ये कैसा सिलेबस है, कैसे मैंने तैयार किया है, इस पर एक नज़र डालिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस चालू करता हूं। देखिए, इंग्लिश प्रायः ये देखने को मिलता है कि कई छात्रों ने मुझे ये बताया कि इंग्लिश ग्रामर काफ़ी वास्ट है और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। इसीलिए मैंने सेक्शन में बांट के और सिलेबस को तैयार किया। जरा आप इस पर पैनी नज़र डालिएगा। नंबर 1 में देखिए, मैंने डाला ग्रामर का जो सबसे पहला पार्ट है वो है ऑर्थोग्राफी। बेशक ऑर्थोग्राफी पहला पार्ट है, फिर भी उसमें 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। तो वो 2-3 पॉइंट क्या है उसे मैं सर्वोपरि रखता हूं। जैसे द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ये क्या है? तो भाई, अगर हम थोड़ा बहुत इंग्लिश ग्रामर के बारे में जान लें कि ये कैसे बनी, कैसे आई, इसके रूट वर्ड को जान लें तो हमें आगे पढ़ने में, समझने में काफ़ी सुविधा होगी। इसीलिए मैंने इसे टॉपिक पे रखा। दूसरा, द क्रोनोलॉजी अर्थात तिथि विज्ञान, तिथिवार घटनाएं, तिथि विज्ञान, क्रोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ईजी। तीसरा, अब मैं सेक्शन में बांटता हूं। आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, जब आप 5वीं कक्षा में रहे होंगे या 6ठी में रहे होंगे, तो उसमें आपने पढ़ाई की होगी या आपके सर जी ने आपको बताया होगा या आपने जानने की कोशिश की होगी कि इंग्लिश ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे मैं एक माइन्यूट बात बता देता हूँ कि भाग और भेद में फर्क होता है। प्रायः छात्रों को यहाँ भूले हो जाया करती हैं, वो समझ बैठते हैं कि भाग और भेद एक ही है, लेकिन नहीं, भाग अलग है, भेद अलग है। भाग को इंग्लिश में कहते हैं पार्ट, सेगमेंट, और भेद को टाइप या काइंड कहते हैं। जैसे इस कलम को मैंने 2 हिस्से में बांट दिया, ये भाग है। और जैसे इस मार्कर का नाम व्हाइट मार्कर पेन है, हो सकता है रोटोमैक भी नाम हो, किंगसन, ये सारे भेद हो गए। तो मुझे यकीन है कि आपको भाग और भेद में फर्क समझ आ गया होगा। तो आइए, तीसरा है, तो यहाँ थोड़ा मैं भूल गया था, ग्रामर को 5 पार्ट में बांटा गया अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर। ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स और पंक्चुएशन तथा प्रोसोडी। इसके साइनोनिम भी है। ऑर्थोग्राफी का दूसरा नाम है फोनोलॉजी, एटिमोलॉजी का दूसरा नाम है मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स का दूसरा नाम है कनकॉर्ड और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पंक्चुएशन का कोटेशन मार्क और प्रोसोडी का रिदमोलॉजी। तो आइए, पहला पार्ट ऑर्थोग्राफी। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है? ऑर्थोग्राफी में नंबर ए में
आइए इसके रूट वर्ड को जानना है। बी यानी जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, उत्पत्ति। बी में इसकी हिस्ट्री। सी डिफिनीशन। डी क्लासिफिकेशन। ये यूं ही एटिमोलॉजी, ग्रामर का दूसरा पार्ट है एटिमोलॉजी, इसे हम ऑर्थोग्राफी का दूसरा नाम या इसका साइनोनिम में भी बोल सकते हैं, फोनोलॉजी। एटिमोलॉजी का दूसरा नाम मॉर्फोलॉजी, अर्थात इसका साइनोनिम मॉर्फोलॉजी। इसे भी हम ऐसे ही अध्ययन करेंगे। नंबर ए रूट वर्ड या ओरिजिन, नंबर बी हिस्ट्री यदि कोई हो तब, वैसे नहीं। सी डिफिनीशन, और इसमें क्लासिफिकेशन नहीं आएगा, इसमें आएगा पार्ट, अर्थात शब्द के भाग, जिसे हम बोलचाल की भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसका नाम बदल दिया 1919 से 1943 के बीच में। डेनमार्क यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रोफेसर ऑटो जेस्पर्सन। उन्होंने इसका नाम बदल कर दिया था वर्ड क्लासेज। इसी वर्ड क्लासेज के दो भेद हैं, शॉर्ट में मैं यहां पे लिख रहा हूं वर्ड क्लासेज। वर्ड क्लासेज के दो भेद हैं, पहला है फॉर्म क्लासेज और दूसरा है स्ट्रक्चर वर्ड्स। स्ट्रक्चर वर्ड्स एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यानी प्रोफेसर ऑटो जेस्पर्सन ने फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड्स, इसे सम्मिलित रूप में वर्ड क्लासेज बोलेंगे। अर्थात वर्ड क्लासेज के दो भेद हैं, फॉर्म क्लासेज एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स। और इसका पुराना नाम अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश ग्रामर वर्ड क्लासेज। इन्हीं दोनों की हमें पढ़ाई करनी है। फॉर्म क्लासेज के चार भेद हैं, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। फॉर्म क्लासेज के चार भेद हैं, पहला नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा वर्ब और चौथा एडवर्ब। यानी प्रोफेसर ऑटो जेस्पर्सन ने यह देखा कि भाई इसमें यह पता नहीं चल रहा है कि नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी जिस पे इन्फ्लेक्शन नहीं हो रहा है उसको भी इसी कैटेगरी में रख दिया गया ब्रिटिश ग्रामर में। तो उन्होंने इन्फ्लेक्शन के आधार पर दो भागों में बांट दिया, वर्ड क्लासेज अर्थात फॉर्म क्लासेज एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स। फॉर्म क्लासेज में उनको रखा गया जिसमें इन्फ्लेक्शन होता था, अर्थात उसके रूप में परिवर्तन होता था, और स्ट्रक्चर वर्ड्स में वैसे को रखा गया जिस पर इन्फ्लेक्शन का कोई प्रभाव नहीं था। तो आप भी समझ गए होंगे कि वर्ड क्लास प्रोफेसर ऑटो जेस्पर्सन ने ऐसा क्यों किया। वो अच्छा किया या नहीं? बेशक अच्छा किया, इन्फ्लेक्शन के आधार पर किया। तब हमें बात समझ में आई कि अरे ये तो इसमें इन्फ्लेक्शन होता है, इसमें इन्फ्लेक्शन नहीं होता है, ब्रिटिश ग्रामर में कैसे दोनों को मिला दिया गया। तो इसका अध्ययन हम लोग करेंगे बारी बारी से। इसके बाद अब स्ट्रक्चर वर्ड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। स्ट्रक्चर वर्ड्स के 12 भेद हैं। नंबर 2 स्ट्रक्चर वर्ड्स। स्ट्रक्चर वर्ड्स के 12 भेद हैं। पहला डिटरमिनर्स, जिसे हिंदी सेंस में कहा जाता है पूर्व निर्धारक।
पूर्व निर्धारक, जो किसी नाउन के पहले आकर उसको फिक्सिंग करता है, उसको निर्धारित करता है। दूसरा इंटेंसिफायर्स, इसका दूसरा नाम डिटर्मिनर्स का दूसरा नाम एडजेक्टिव भी है। याद रखेंगे आप कि डिटर्मिनर्स का दूसरा नाम एडजेक्टिव है। तो चूंकि एडजेक्टिव में इन्फ्लेक्शन होता है और डिटर्मिनर्स में नहीं होता है, इसीलिए दोनों को सेक्शन में बांटा गया। इंटेंसिफायर भी वही चीज है, इसका दूसरा नाम एडवर्ब है। यहां भी प्रोफेसर ऑटो जेस्पर्सन ने यह देखा कि इंटेंसिफायर्स में इन्फ्लेक्शन नहीं होता है, एडवर्ब में इन्फ्लेक्शन होता है, अर्थात इसके रूप में परिवर्तन होता है, इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन दोनों नाम एक ही है। 3 में सेंटेंस कनेक्टर, सेंटेंस कनेक्टर, जिसका दूसरा नाम क्लॉज कनेक्टर, लेकिन थोड़ा सा माइन्यूट फर्क है, यह मैं बता देना चाहता हूं। सेंटेंस कनेक्टर जो 2 सेंटेंस को जोड़ता हो, 2 वाक्यों को जोड़ता हो, और क्लॉज कनेक्टर जो 2 उपवाक्यों को जोड़ता हो। यही थोड़ा सा माइन्यूट फर्क, जिसके विस्तार से चर्चा हम लोग आगे करेंगे। चौथा सबऑर्डिनेटर्स। ये सबऑर्डिनेटर्स क्या है? जब आपने कंजंक्शन की पढ़ाई की होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंजंक्शन की पढ़ाई की होगी आप, तो उसमें आपने जाना होगा कि कंजंक्शन के 2 मुख्यतः भेद हैं, अर्थात 2 मुख्य भेद हैं। पहला सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और दूसरा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये कंजंक्शन का भेद है, इसीलिए मैंने इसको कंजंक्शन की कैटेगरी में रख दिया। ये नंबर 5, ये एक ग्रुप का हुआ। चलिए दूसरे ग्रुप नंबर 5 में अब आइए प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम। नंबर 6 प्रोनाउन के बाद प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी सेंस में बोला जाता है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। नंबर 7 कंजंक्शन, जिसे कहा जाता है संयोजक। और नंबर 8 इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन अर्थात विस्मय सूचक अवयव। ये दूसरे ग्रुप के हो गए। नंबर 9 लिंकिंग वर्ब, यानी योजक क्रियाएं, योजक क्रियाएं। नंबर 10 ऑक्सिलियरीज, ऑक्सिलियरीज यानी सहायक क्रियाएं। नंबर 11 WH क्वेश्चंस, जिसका दूसरा नाम WH वर्ड्स भी है, यानी प्रश्नात्मक क्रियाएं। नंबर 12 क्वेश्चन टैग्स या टैग्ड क्वेश्चंस, यानी संलग्न प्रश्न। ये स्ट्रक्चर वर्ड्स के 12 भेद हो गए। आप समझ गए होंगे कि आधी ग्रामर इटिमोलॉजी में आ जाती है। यदि एटिमोलॉजी का अध्ययन आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो फिर आगे आपको इंग्लिश ग्रामर में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अतः मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप इटिमोलॉजी का अध्ययन इसी सिस्टमेटिक तरीके से अच्छी तरह कर लें। अब जो बच गए वो अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।